सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हम हिंदी का 15 चैप्टर पढ़ रहे थे। नीलकंठ। नीलकंठ किसको कहा गया है? यहाँ पे मोर को कहा गया है। क्यों? क्योंकि मोर की गर्दन कैसी है? नीली। नीली गर्दन होने के कारण, गिरवा यानी गर्दन होने के कारण मोर को यहाँ नीलकंठ कहा गया है। और ये जो कहानी है ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है। महादेवी वर्मा को जीव जंतुओं से बहुत ज़्यादा प्रेम था, प्यार था, इसलिए वो उनकी क्या करती है? देख रेख करती है। तो हम आज आगे का चैप्टर पढ़ते हैं। 16 नंबर का गद्यांश देखो। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते हैं, यानी वसंत ऋतु में आम के पेड़ों पे मंजरियाँ लग जाती हैं, अशोक नए लाल पल्लों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता है कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता है। यहाँ मोर के बारे में बताया गया है कि बसंत ऋतु में मोर जाली घर में रहना पसंद नहीं करता है। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही होती है। वर्षा ऋतु मोर की सबसे अधिक प्रिय ऋतु मानी गई है। यानी वर्षा ऋतु में मोर, जब आसमान में काले बादल छाए हुए रहते हैं तो मोर अपने पंखों को फैलाकर नाचने लगता है, इसलिए मोर को वर्षा ऋतु सबसे प्रिय ऋतु मानी गई है। मोर को वर्षा ऋतु सबसे प्रिय लगती है। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते हैं और तब उनकी मंद केका यानी धीमी आवाज़ की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्र होती जाती है, यानी बहुत तेज होती जाती है। होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती है। मेघ यानी बादल के गर्जन के ताल पर ही उनके तन में नृत्य का आरंभ होता है और बादलों के गर्जने पर ही मोर अपना नाच शुरू करता है, यानी नृत्य यानी नाच आरंभ करता है। और फिर मेघ जितना अधिक गरजता है, बिजली जितनी अधिक चमकती है, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती है, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता है। यानी आसमान में मेघों की गर्जना तेज होती है, बिजलियां चमकने लगती हैं, उतनी ही मोर के नाच में अधिकता बढ़ती है और उसकी केका का स्वर उतना ही मंत्र और मंदतर होता जाता है। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता है। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों और चोंच से भी पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते हैं। यहाँ मोर और मोरनी के बारे में बताया गया है, नीलकंठ और राधा के बारे में, कि एक दूसरे की पंखों की बूंदे चोंच से पी पी करके भी वो अपनी पंखों को सुखाने का कार्य करते हैं। इस आनंद से भरे हुए उत्सव की रागिनी में बिना मेल के स्वर कैसे बज उठा, ये भी एक करुण व्यथा है, ये भी एक दयापूर्ण कहानी है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा। नखास कोने का मतलब होता है एक स्थान का नाम है ये। नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, ये संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफेद डोरे से कान में बंधे ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। अब यहाँ लेखिका कहती है कि यूं ही बड़े मियाँ ने कार को रोका। लेखिका सोचती है कि मैं आज किसी भी जीव जंतु को नहीं लेकर के जाऊंगी, यहाँ से उनकी तरफ देखूंगी ही नहीं, पिंजरे की तरफ। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी है उसे अनदेखा करना कठिन है। लेकिन बड़े मियाँ के पास एक घायल मोरनी पड़ी है, उसको भी अनदेखा लेखिका यहाँ नहीं कर सकती। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मुंह से बंधे दोनों पंजों की अंगुलियां टूटकर एक प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी भी नहीं हो सकती। अब वो मोरनी है, उसके पैरों की जो अंगुलियां वो बंधी हुई थी वो टूटकर इस प्रकार एक जगह हो गई जैसे वो खड़ी भी नहीं हो सकती है। अब ये लेखिका से देखे बगैर नहीं रहा गया। बड़े मियाँ की भाषण में फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी माँ ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी ये अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँगा।
ये लेखिका को बड़े मियाँ कह रहे हैं। सारांश ये है कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखा कर घर ले आई। अब लेखिका कह रही है कि वो जो घायल मोरनी थी उसके मैंने 7 रुपये दिए और उसको अपने घर ले आई। और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा क्या बन गया, अस्पताल बन गया। अस्पताल क्यों बन गया, क्योंकि घायल मोरनी का लेखिका उस कमरे में उपचार करती है। पंजू की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। मोरनी की लेखिका ने 1 महीने तक उसकी देखभाल की, उसकी पट्टी की, जिससे वो क्या हो गई, ठीक हो गई। अंगुलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। अंगुलियां तो टेढ़ी मेढ़ी रही, लेकिन वो धीरे धीरे अपने पंजों के सहारे चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित होती है। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते हैं। नीलकंठ और राधा थे, वो दोनों साथ थे। अब कुब्जा उन्हें साथ देखने के मारने दौड़ती है। अब कुब्जा को ईर्ष्या होती है मोर और मोरनी एक साथ रहने पे, तो वो क्या करती है, कुब्जा उनको मारने के लिए दौड़ती है। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलंगी नोच डाली। कुब्जा मोरनी थी, वो क्या थी, ईर्ष्यालु थी। उसने क्या किया, राधा की कलंगी थी उसको अपनी चोंच से नोच डाला, पंख नोच डाले। कठिनाई ये थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। कुब्जा थी, वो मोर के साथ रहना चाहती थी, जबकि मोर उस कुब्जा से दूर रहना चाहता था। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी। कुब्जा मोरनी की किसी भी जीव जंतु के साथ मित्रता नहीं थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए। अब वो मोरनी है, वो 2 अंडे देती है, जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती है। पता चलते कि कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब और छितरा दिए। जब कुब्जा मोरनी को पता चला कि मोरनी ने राधा ने, यानी राधा किसको कहा गया है यहाँ पे, मोरनी को कहा गया कि उसने 2 अंडे दिए हैं, तो कुब्जा क्या करती है, कुब्जा मोरनी है वो चोंच से मार मार के उस राधा मोरनी को तो दूर भगा देती है और अंडों को अपने पैरों से फोड़ देती है। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। अब मोर से राधा को दूर करने के कारण किसने किया, कुब्जा मोरनी ने, तो मोर की प्रसन्नता का यहाँ पे अंत हो गया। कई बार वह जाली घर से निकल भागा। एक बार कई दिनों भूखा प्यासा आम की शाखाओं पे छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। लेखिका कह रही है कि मैंने उस मोर को पुचकार करके पेड़ से नीचे उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकर बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंसू में एक शून्यता रहती थी। आंखों में एक शून्यता रहती थी, यानी खालीपन। किसके कारण, राधा मोरनी के कारण। राधा मोरनी थी, वो मोर से दूर हो गई, किसके कारण, कुब्जा मोरनी ने उसको दूर ढकेल दिया। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 महीने के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपा कर बैठता था। मेरे पुचकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। मैंने उस मोर को पुचकारा, लेकिन वो नहीं उठा। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। अब लेखिका कह रही कि मैंने मोर को पुचकारा, लेकिन वो नहीं उठा। क्यों नहीं उठा, क्योंकि मोर क्या हो गया था, मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के तंबक जैसे शरीर पर किसी का चोट के चिन्ह मिले। मैं अपने साल में लपेट कर उसे संगम ले गई। संगम यानी गंगा यमुना का मिलन स्थान है, वहां पे उसको ले गई। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया, मोर को गंगा की बीच की धार में उसे प्रवाहित किया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं में बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा को निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा भाव के द्वार पर दृष्टि लगाए रही। अब राधा मोरनी ये सोच रही है
कि मोर पहले भी कई दिनों तक दूर रहा, फिर लौटकर आ गया, तो वो उसकी मोर की प्रतीक्षा अब भी कर रही है। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी थी कि कजली सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पे लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका, परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। ये लेखिका कह रही है यहाँ पे। राधा प्रतीक्षा में ही ढुकेली है। ढुकेली का मतलब जोड़े में अकेली है। क्यों? क्योंकि मोर मर गया है। आषाढ़ में जब आकाश में मेघाच्छन्न हो जाता है, मेघाच्छन्न मतलब बादलों से ढक जाता है, तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाली पर अपनी केका यानी अपनी आवाज़ को तेज गति से करके नीलकंठ को बुलाती रहती है, ताकि उसकी आवाज़ को सुन करके मोर वापस आ जाए। राधा अपनी आवाज़ और तेज करके बोलती है, लेकिन मोर वापस नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मोर की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो बच्चों, ये नीलकंठ यानी मोर के बारे में चैप्टर है। इस चैप्टर को एक बार आप पढ़ना और इसके प्रश्नों पर हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।